हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। भारत के राष्ट्रपति को क्या क्या अधिकार प्राप्त है, क्या क्या शक्तियां प्राप्त है और उन शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति किस प्रकार से करता है। आज इस वीडियो में आप ये सब जान पाएंगे। पिछले वाले वीडियो में हमने बात की थी भारत के राष्ट्रपति को शुरू किया था और उसमें आपने पढ़ा था कि भारत का राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है, कौन व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। पूरी जानकारी आपने पिछले वाली वीडियो में प्राप्त की थी। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, पावर ऑफ द इंडियन प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियाँ, इस वीडियो में आप सब ये जान पाएंगे। 11th क्लास का ये सब्जेक्ट है, तो आप इसको ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। तो शुरू करते हैं भारत के राष्ट्रपति की शक्तियाँ। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं मुख्यतः 3 भागों में इसको बांटा जाता है। राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं, यानी कि पहली जो शक्ति है राष्ट्रपति की वो है सामान्य शक्तियाँ, जिसको आप कहते हैं सामान्यकालीन शक्तियाँ, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं कार्यपालिका की शक्ति। सामान्य शक्तियाँ, पहली शक्ति क्या है? सामान्य शक्तियाँ। सामान्य शक्ति के अंतर्गत आप पढ़ते हैं कार्यपालिका की शक्ति। कार्यपालिका की शक्ति, राष्ट्रपति जो है सामान्यकालीन शक्तियों के तहत, यानी कि पहली जो शक्ति है कार्यपालिका की शक्ति, इस शक्ति के तहत क्या क्या उसको अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में बात करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति कार्यपालिका में जैसा बताया गया, राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है और ये क्या करता है, संघ और भारत शासन, भारत का जो शासन है यानी कि भारत संघ का जो शासन है वो राष्ट्रपति के नाम से संबोधित किया जाता है। राष्ट्रपति के नाम से भारत का जो शासन है वो राष्ट्रपति के नाम से संचालित किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति के नाम से भारत का शासन किया जाता है। जैसे यूँ समझिए, जैसे प्रधानमंत्री अगर कहीं भी जाते हैं विदेश यात्रा के दौरान, अगर वो विदेश में जाकर कोई भी संधि समझौता करते हैं तो वो सब भारत के नाम, भारत के राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। प्रधानमंत्री क्या है? एक कड़ी है। प्रधानमंत्री का रोल क्या है? प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद और प्रधान राष्ट्रपति के बीच में कड़ी का काम करते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री की सूचनाएं मंत्रिपरिषद की सूचनाएं राष्ट्रपति तक पहुंचाते हैं, राष्ट्रपति की सूचनाएं मंत्रिपरिषद तक। दोनों के बीच में कड़ी का, एक सेतु का काम करते हैं प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधान कार्यपालिका शक्ति के तहत इसको पढ़ते हैं। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर भारत के महान्यायवादी विदेशों में जो राजदूत भेजे जाते हैं उनकी नियुक्ति, राज्यपालों की नियुक्ति, देश जो भारत के जो विभिन्न राज्य हैं उन राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रपति सभी न्यायालयों से मतलब ये है सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे उच्च न्यायालय हो, सभी न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों और उनके अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर इन सब की क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देंगे कि सर्वोच्च न्यायालय, उस सर्वोच्च न्यायालय की एक सीट खाली है, आप उसको मुख्य न्यायाधीश बनाइए, आप ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। तो ये सब क्या है? सामान्यकालीन शक्तियों के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति जो है संघ लोक सेवा आयोग है, उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उनकी मुख्य न्यायाधीश का जो भी संघ लोक सेवा आयोग है उसके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हैं, उनके जो सदस्य हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके अलावा राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। इसके और राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत जो समाधान देता है वो भी क्या है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति देते हैं। हालांकि ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, इसको न्यायिक शक्ति के अंतर्गत पढ़ते हैं। विधिक शक्ति के अधिकार में इसको पढ़ा जाता है। ये भी कि अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को समाधान देता है वह समाधान का जो अधिकार है वह राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से किसी व्यक्ति के दंड को, मृत्युदंड के मामले में ये अधिकार प्राप्त होता है। मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति क्या है? किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है। तो ये राष्ट्रपति की क्या है? सामान्यकालीन शक्तियाँ हैं। इसके तहत राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ के उसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा अनुच्छेद 72 तक राष्ट्रपति क्या है? तीनों व्यक्तियों को जो है, तीनों जो थल सेना, लोक सेवा, थल सेना, स्थल सेना, वायुसेना जो इनके अध्यक्ष है, इनके अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये सारी बातें राष्ट्रपति कैबिनेट की सिफारिश पर करता है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर ये सारे काम करेंगे। कार्यपालिका शक्ति में आपने पढ़ा प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की जाएगी। लोक सेवा, संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। राज्यपालों की नियुक्ति महान्यायवादी के एक नियंत्रक, महालेखा परीक्षक के एक जिसको आप कहते हैं, उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे। तो इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। तो ये क्या है? राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां। पढ़ते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां क्या है? विधायी
शक्तियां, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, इनके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति विधायी शक्तियों के तहत राष्ट्रपति जो विधायी का मतलब है कानूनी, जो संसद है, लोकसभा, राज्यसभा, उनके संबंध में है। राष्ट्रपति दोनों सदनों के जो सदन है, दोनों जो सदन है हमारे संसद के दोनों सदन, राज्यसभा, लोकसभा, इन दोनों सदनों के जो संयुक्त अधिवेशन होता है, राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को आहूत करेगा विधायी शक्तियों के तहत। आहूत का मतलब इनको मीटिंग, संयुक्त मीटिंग बुलाएगा। कभी कभी ऐसी स्थिति बन जाती है देश में जब किसी एक बिल को लेकर राज्यसभा और लोकसभा में समान उस पर बात नहीं हो पाती है, यानी कि राज्यसभा भी सहमत नहीं, लोकसभा भी सहमत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, राष्ट्रपति किसी बिल पर, राष्ट्रपति क्या करते हैं, एक संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं जिसमें लोकसभा राज्यसभा को इंक्लूड करते हैं। उसकी अध्यक्षता जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, संयुक्त अधिवेशन को आहूत करेंगे। अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। इसके अलावा संसद के दोनों सदनों को पारित होने पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद अधिनियम माना जाता है। ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं। संसद ने, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा ने किसी बिल को पास किया, अगर राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं तो वो अध्यादेश, वो बिल ही रहेगा, वो कानून नहीं बन सकेगा। यानी कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही किसी भी विधेयक को जो है कानून का दर्जा मिल जाता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो संसद के द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, पुनर्विचार करने के लिए रख सकता है। और एक और अधिकार राष्ट्रपति का अधिकार होता है विधायी शक्तियों के तहत, वीटो पावर, जिसको आप बोलते हैं पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब आशय है, पॉकेट मतलब जेब होता है। संसद ने कोई भी बिल अगर पास किया है, लोकसभा राज्यसभा ने, राष्ट्रपति के पास वो गया है, तो राष्ट्रपति ने उस पर विचार नहीं किया, यानी कि राष्ट्रपति के पास बिल गया, राष्ट्रपति ने क्या, बिल आया, अपने जेब में रख लिया, इसको बोलते हैं वीटो पावर। और जब घर गए तो आपस जेब से निकाल कर ताक में रख दिया, फिर आए वहाँ से ऑफिस आया तो जेब में डालकर ऑफिस आ गया, वहाँ से फिर ताक में रख दिया। यानी कि उस विचार, पॉकेट वीटो का आशय ये है कि राष्ट्रपति किसी बिल को अपनी पॉकेट वीटो में जेब में रख सकता है, उसको विचार करने के बाद भी सोचेंगे कब विचार करेंगे। ये जो पावर है ये क्या है, पॉकेट वीटो कहा जाता है। पॉकेट वीटो का प्रयोग राष्ट्रपति, पहली बार जो प्रयोग इसका किया था वो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, जब भारतीय संसद ने डाक विभाग पर बिल पेश किया था, डाक को लेकर, यानी कि डाक अधिनियम बनाया था। तब उस समय राष्ट्रपति ने इसको उसका पावर दिया था, वीटो पावर का उपयोग किया था, यानी कि पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो मतलब जेब में रख लेते हैं, उसको विचार नहीं करते हैं, लेट करते हैं। तो पॉकेट वीटो आप समझ गए, ये भी राष्ट्रपति की क्या है, विधायी शक्तियां। अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, दोनों सदनों की संयुक्त मीटिंग करते हैं। अनुच्छेद 111 के तहत राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी अधिनियम कानून नहीं बन सकता, इस बात का उल्लेख किया गया है। सारी बातें आपने पढ़ी। इसके अलावा नए राज्यों का निर्माण करना हो, या नए किसी राज्य की सीमाओं परिवर्तन करना हो, या राज्यों के नामों में परिवर्तन करना हो, तो ये सब भी क्या है, राष्ट्रपति की सहमति के बिना ही हो पाएंगे। राष्ट्रपति की परामर्श से करना होगा, राष्ट्रपति की सलाह लेना होगा। अगर राष्ट्रपति इस पर सलाह नहीं देते हैं तो ऐसी स्थिति में क्या है, ऐसे बिल नहीं लाए जा सकते जिसमें राज्यों के संशोधन की बात की गई हो, राज्यों के नामों में परिवर्तन करने की बात, सीमाओं में परिवर्तन की बात करनी गई हो। तो ये सब परिवर्तन नहीं हो पाएंगे अगर राष्ट्रपति ने इस पर सहमति जताई नहीं है। तो राष्ट्रपति के एक और विधायी शक्तियों के तहत अधिकार है, वो है अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति को दी गई है। ये अध्यादेश क्या होता है, राष्ट्रपति ऐसे समय में अध्यादेश जारी करते हैं जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है, संसद की मीटिंग नहीं हो रही होती है, और देश में ऐसे कानून की आवश्यकता या ऐसे कानून बनाने की आवश्यकता पड़ गई हो और वो जरूरी है। अब ऐसी स्थिति कब आती है, जब चुनाव नज़दीक आ जाते हैं और संसद की मीटिंग नहीं हो पाती है, तो राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी करवाया जाता है। अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करते हैं, और इस अध्यादेश ये संसद नहीं चलने की स्थिति में जारी किया जाता है। अभी हाल ही में जो अध्यादेश जारी किया गया था वो ट्रिपल तलाक को लेकर किया गया था। उससे पहले जो अध्यादेश जारी किया गया था राष्ट्रपति ने, वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम पर जारी किया गया था 2011 में, 2013 में किया गया था, और ये 2018 में किया गया था लास्ट वाला अध्यादेश। तो ये अध्यादेश जो है
ये हमेशा नागरिकों के मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण करने वाला नहीं होगा। यानी कि राष्ट्रपति इस प्रकार का कोई अध्यादेश जारी नहीं करेगा जो नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन करता हो, उन्हें नागरिकों के अधिकारों को कम करता हो, उनके प्रभाव को, उनके महत्व को कम करता हो, इस प्रकार का अध्यादेश जारी नहीं करेगा। इसके अलावा ये जो अध्यादेश है ये कब तक वैलिड होगा, यानी कि जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति ने आज अध्यादेश जारी किया, ऑर्डिनेंस जारी किया कोई भी, वो ऑर्डिनेंस तब तक वैलिड है, आज क्या यानी आज की तारीख से लेकर 6 महीने तक वो वैलिड रहेगा। 6 महीने के दौरान संसद की मीटिंग होना अनिवार्य है, अगर नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में वो स्वतः ही समाप्त माना जाता है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा, उसको कोई महत्व नहीं है अगर मीटिंग में चर्चा नहीं होती है तो। इसके अलावा राज्यों में भी राज्यपाल को क्या अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, राज्यपाल को भी क्या है अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है, लेकिन राज्यपाल के अध्यादेश क्या है राष्ट्रपति के पास विचाराधीन रखा जाएगा। देखो कितनी खूबसूरत व्यवस्था की है भारतीय संविधान में, कोई भी राज्य क्या है स्वतंत्र रूप से कोई कार्य न कर सके, इसलिए क्या है केंद्र को ज्यादा पावर दिए गए हैं। यानी कि राज्यपाल ने अध्यादेश जारी किया, राज्यपाल भी कर सकता है अध्यादेश जारी, ऑर्डिनेंस जो है राज्यपाल भी ला सकता है, लेकिन ये जो ऑर्डिनेंस है राज्यपाल के द्वारा लाया गया, इसको राष्ट्रपति के लिए पहले विचाराधीन यानी कि उसके विचार विमर्श करने के लिए भेजा जाएगा कि हम हमारे राज्य में इस प्रकार की व्यवस्था करना चाहते हैं, विधानसभा का सेशन नहीं चल रहा है और हमें इस समय सिचुएशन ऐसी स्थिति है कि हमें ये कानून बनाने की आवश्यकता है, तो उसको क्या है राष्ट्रपति के लिए विचार के लिए भेजा जाएगा। और राष्ट्रपति इस पर क्या कर सकता है, इस विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, नहीं भी दे सकता है, दोनों स्थितियां हैं। और स्वीकृति के लिए अपने पास सुरक्षित भी रख सकता है, विचार करने के लिए सुरक्षित रख सकता है, सोचेंगे कुछ भी कह सकता है, या लौटा भी सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, कुछ भी राष्ट्रपति इस पर निर्णय जो लेता है वो राष्ट्रपति अपने आधार पर लेता है। राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक यूपीएससी के वित्त आयोग होते हैं, इनके जो रिपोर्ट होती है इनको भी संसद में रखवाता है। राष्ट्रपति नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसको आप केक कहते हैं, यूपीएससी वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य आयोगों की जो सिफारिशों की जो रिपोर्ट होती है उसको संसद में रखवाने का प्रयास करता है। ये सब भी राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों के तहत माने जाते हैं। राष्ट्रपति की ये सारी विधायी शक्तियां थी आपने पढ़ी। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों की। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी उसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां, तीसरी शक्ति है राष्ट्रपति की जो सामान्य शक्तियों में है, न्यायिक शक्तियां। न्यायिक शक्ति जब आप पढ़ते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण एक ही आता है जुडिशियल पावर में, वो है अनुच्छेद 72। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण यही है, अनुच्छेद 72 ही अधिकतर पूछा जाता है। अनुच्छेद 72 के तहत न्यायिक शक्तियां क्या है, यानी अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति दोषी व्यक्ति के दंड को क्षमा या निलंबन करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति को है। अनुच्छेद 72 दोषी जो व्यक्ति है उसके दंड को क्षमा कर सकता है, निलंबन कर सकता है, रोक लगा सकता है। ये सारे क्या है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को प्राप्त अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति ये जो निर्णय है ये स्वयं नहीं करेगा, ये स्वयं अपने विवेक से नहीं करेगा, बल्कि किससे करेगा, मंत्री परिषद की सलाह से, प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। यानी कि मंत्री परिषद अनुच्छेद 72 के राष्ट्रपति के पास में मान लो कोई मामला आया और राष्ट्रपति के सामने याचिका लगाई गई, दया याचिका, दया की भीख जिसको आप कहते हैं, दया याचिका लगाई गई, किसी को मृत्युदंड हो गया है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के पास दया याचिका लगाई जाती है जो अनुच्छेद 72 का आधार है। इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति क्या करते हैं, संबंधित व्यक्ति के जो दंड है उस दंड को निलंबन करने का अधिकार रखते हैं, क्षमा करने का अधिकार रखते हैं। लेकिन ऐसे स्वयं नहीं करेंगे, वो मंत्री उस दया याचिका पर मंत्री परिषद में, मंत्रिमंडल में चर्चा होगी, प्रधानमंत्री उस पर निर्णय लेंगे और राष्ट्रपति के परामर्श से ये सब कुछ होगा। राष्ट्रपति को परामर्श देंगे करना है या नहीं, इसको क्षमा करना है या नहीं करना है। तो सारी बातें, यानी कि पावरफुल कौन है, मंत्री परिषद है। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति का केवल उपयोग किया जाता है भारत में, राष्ट्रपति को केवल जो अधिकार है वो मंत्री परिषद की सहायता से प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति अपने विवेक से निर्णय बहुत ही कम ले पाता है। तो अब बात करते हैं राष्ट्रपति की, जो अनुच्छेद 72 है, अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को सैनिक, यानी सेना में जो दंड दिया जाता है, ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को उसमें निर्णय लेने का भी अधिकार होगा। यानी कि सेना के मामले में, यानी किसी व्यक्ति को सेना ने दंडित किया है तो ऐसे मामले में राष्ट्रपति को क्या है, क्षमादान देने का अधिकार है।
राष्ट्रपति सेना के क्षेत्र में दिए गए दंडों को क्षमा कर सकता है और वो भी मंत्रिपरिषद की सलाह से उनको क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति केवल और मृत्युदंड के मामले में राष्ट्रपति क्या है, किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकेगा, यानी कि केवल और केवल मृत्युदंड को लेकर ही अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका लगाई जा सकती है, यानी कि साधारण जो कारावास होता है उसको लेकर दया याचिका नहीं लगाई जाएगी। राज्यपाल को भी क्या है, जो है क्षमादान की जो शक्ति है वो भी प्राप्त है। राज्यपाल भी क्या है, किसी को क्षमादान दे सकते हैं, लेकिन राज्यपाल मृत्युदंड को लेकर क्षमादान नहीं दे सकते, यानी कि मृत्युदंड जो है, यानी कि मौत की सजा अगर किसी को सुनाई गई है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल को अधिकार नहीं है कि वह उसके मृत्युदंड को क्षमा कर सके। तो ये तो थी राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं, जो अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, यानी कि अनुच्छेद 352 में क्या बताया गया उसके बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 52 के तहत राष्ट्रपति देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है, यानी कि जिसको क्या कहा गया, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत करेगा। राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, इसका जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 352 में किया गया। और ये कैसी स्थिति में लगाया जाएगा राष्ट्रीय आपातकाल, यह है युद्ध की स्थिति में, भारत पर किसी ने आक्रमण कर दिया हो, या भारत किसी युद्ध में शामिल होने जा रहा हो, या भारत किसी से युद्ध कर रहा हो, युद्ध होने की स्थिति में ये लगाया जाता है, यानी कि बाहरी आक्रमण और युद्ध की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। इसके अलावा जो राष्ट्रपति की जो दूसरी शक्ति है वो है अनुच्छेद 356। 356 से पहले ये जो 352 है ये चीन आक्रमण के समय लगाया गया था, पाकिस्तान से युद्ध के समय लगाया गया था, चीन से युद्ध हुआ उसके में लगाया गया था, और पाकिस्तान से युद्ध के समय लगाया गया था। अनुच्छेद 356 को समझते हैं। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में आपातकाल की घोषणा करता है, यानी कि राज्यों में आपातकाल की घोषणा जो राष्ट्रपति है वो अनुच्छेद 356 में करता है। अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर यानी कि संविधान की अगर पालना वहाँ नहीं हो रही है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का पालन करते हुए वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा करते हैं। ये जो 356 है ये सर्वाधिक विवादित माना जाता है, सबसे ज़्यादा विवादित इसलिए माना जाता है क्योंकि सेंटर क्या, केंद्र सरकार इसका क्या मिसयूज भी अधिकतर मामलों में किया जाता है। अगर किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र इस अनुच्छेद के तहत क्या है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 355 में इस बात का उल्लेख है। अनुच्छेद 355 के तहत राष्ट्रपति केंद्र सरकार का दायित्व होगा कि वह क्या करे, सभी राज्यों में संविधान की पालना को सुनिश्चित करें। केंद्र सरकार के दायित्व है संविधान की पालना को सुनिश्चित करे और सभी राज्यों की बाहरी आक्रमण से रक्षा करें। केंद्र सरकार का यह दायित्व है कि भारत के सभी राज्यों की क्या करे, बाहरी आक्रमण से रक्षा करे और वहां पर संविधान की पालना को सुनिश्चित करे। अनुच्छेद 365 एक अनुच्छेद है जो ये कहता है केंद्र सरकार का यह कर्तव्य है कि वह क्या करें, सभी केंद्र सरकारों का यह कर्तव्य है कि राज्य सरकारें जो क्या उनके दिशा निर्देश पर काम करें, उनकी बातों को माने और सांप्रदायिक जो संवैधानिक जो पालना, संविधान विफल होने की स्थिति को कम करें, संवैधानिक तंत्र कम करें। अनुच्छेद 365 के तहत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है, कुछ भी उनको गाइडलाइन देती है। अगर वह गाइडलाइन राज्य सरकारें अगर नहीं मानती है तो ऐसी स्थिति में क्या है, वो संवैधानिक तंत्र विफल माना जाता है, यानी कि संविधान की बात को, यानी कि संवैधानिक तंत्र इसको विफल माना जाता है। केंद्र सरकार के निर्देशों को नहीं मानना क्या है, संवैधानिक तंत्र विफल माना जाता है। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करते हैं, 356 का प्रयोग करते हैं और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए राष्ट्रपति ऐसे नहीं लगाते कि राष्ट्रपति शासन लग गया से। इसके संबंध में राज्यपाल क्या करते हैं, एक सूचना बनाते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि संबंधित जो सरकार राज्य सरकार है उसने संविधान की पालना की है या नहीं की है, जो केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन उनको माना है या नहीं माना है।
तो उनकी एक रिपोर्ट बनाते हैं, वो रिपोर्ट पूर्ण रूप से गुप्त रखी जाती है, वो सीधे राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल उसको प्रेषित कर देते हैं, भेज देते हैं। और जब ये रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास जाती है तो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री होते हैं और जो मंत्री परिषद है उसको इसके बारे में अवगत कराते हैं, और मंत्री परिषद की इसमें मीटिंग होती है और मंत्री परिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है कि आप क्या करें, संबंधित राज्य में आपातकाल लगा सकते हैं। यानी कि मंत्री परिषद की सलाह पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं संबंधित राज्य में। मंत्रिमंडल जो शब्द है, मंत्रिमंडल जो शब्द है वो अनुच्छेद 352 में किया गया है, ये आपको पहले बताया था मैंने। राष्ट्रपति का जो अगला जो पावर है, अगली जो शक्ति है वो है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 ये भारत में अभी तक एक बार भी इसका प्रयोग राष्ट्रपति ने नहीं किया है। अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा की गई है। वित्तीय आपातकाल, इकोनॉमिकल क्राइसिस जिसको आप कहते हैं। भारत में अगर आर्थिक स्थिति खराब हो जाए, आर्थिक स्थिति से अगर देश में कमी आ जाए, यानी आर्थिक स्थिति से मतलब ये है कि देश में इकोनॉमी जो भारत की अर्थव्यवस्था वो समाप्त हो जाए, भारत पर किसी विदेशी राष्ट्र का आक्रमण हो जाए और उस पर भारत पूर्ण रूप से भारत को अपने कंट्रोल में कर ले, या भारत विदेशी जो देश हैं उनसे अधिक कर्ज ले ले और वो कर्ज चुकाने में असमर्थता जाहिर करे, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 का पालन करते हुए वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। विदेशी यानी विश्व बैंक है उससे ज़्यादा लोन लेने पर भारत ने ज़्यादा लोन ले लिया और वो लोन नहीं चुका पा रहे हैं, भारत के इकोनॉमिकल जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में क्या वित्तीय आपातकाल की जो घोषणा है वो राष्ट्रपति 360 का प्रयोग करते हुए, अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए देश में आर्थिक आधार पर यानी कि एक वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। वित्तीय आपातकाल जो है भारत में अब तक 1947 से लेकर 2020 तक एक बार भी नहीं लगाया गया, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। यानी कि वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया देश में। ये तीन राष्ट्रपति की तीनों शक्तियों को आपने इस वीडियो में पढ़ा। इस वीडियो में आपने राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं उसको पढ़ा, राष्ट्रपति की क्या क्या पावर है उसको हमने अच्छे ढंग से समझने का प्रयास किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।